रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बचा नहीं है। हिंदू मुसलमान सिर्फ राजनीति में बचा हुआ है। बादल में तो नफरत फैला दिया गया हिंदू मुस्लिम में। गंगा जमुनी की जो तहजीब थी वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। करके आप दारू की दुकानें खोल रहे हैं। महंगाई इस वक्त देश का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील मुद्दा महंगाई है। महंगाई से कहीं ना कहीं मिडिल क्लास हर वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो आइए हमारे साथ एक सपा नेता है, उनसे बातचीत करते हैं कि पिछली सरकारों से इस सरकार में कितनी महंगाई बढ़ी और इससे जनता कितनी परेशान है। आपका नाम? मेरा नाम आनंद अग्रवाल है। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है कि महंगाई में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, मैं भी एक वैश्य समाज से हूँ। मैं भी एक व्यापारी नेता हूँ और मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। बनारस में मेरा जनरल स्टोर का काम होता था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये जो ऑनलाइन है, हम लोगों के पे इतना प्रभाव डाल दिया कि हम लोगों का व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। जैसा देखा जाए कि अगर आप मेरे दुकान पे आते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मान लीजिए सपोर्टेड डीओ है, तो मैं बहुत करूँगा, 2 पैसा मैं भी रख के दूंगा और 2 पैसा आपको भी डिस्काउंट दूंगा। लेकिन ऑनलाइन से इतना फर्क हो गया, वो लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि हमारी नहीं खरीद है। कंपनी मुझे नहीं देती है, लेकिन ऑनलाइन ये कैसे सेल हो रहा है, अब ये तो सरकार ही बताए। इस पे रोक सरकार लगा नहीं रही और महंगाई चरम सीमा पर है। अब महंगाई पूछे कितना बढ़ा है, ये पूछे कि कितना नहीं बढ़ा है। महंगाई आज आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार बचा ही नहीं है। आप देखिए ना, मैं भी एक युवा हूँ और देखा जाए तो मेरे साथ के जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई रोजगार नहीं है, घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है। बनारस में आए दिन व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और परेशान इसलिए किया जा रहा है, कोई भी वीवीआईपी आता है, मेरी जो दुकानें हैं काल भैरव टेम्पल के पास है, कोई भी वीवीआईपी आएगा तो व्यापारियों को परेशान किया जाएगा। इसलिए परेशान किया जाएगा कि भैया फलाने आने वाले हैं और आप दुकान कल खोलना मत, जब वो चले जाएंगे तब आप खोलिएगा। अगर दुकानदार कहता है कि भैया अगर मैं बंद कर दूंगा तो 2 पैसा, भाई वैसे भी व्यापार है नहीं, अगर मैं दुकान बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा तो 2 पैसा आएगा कहाँ से? तो प्रशासन वहां पे आधार कार्ड लेती है, फिर उस पर चलान करती है। व्यापारियों का चलान बहुत तेजी से किया जा रहा है, बनारस ही नहीं, मुझे लगता है हर जगह पूरे यूपी में हो रहा है और व्यापारी बहुत परेशान है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि कितना बड़ा है, रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ हिंदू और मुसलमान बचा है और हिंदू मुसलमान सिर्फ राजनीति में बचा हुआ है, धरातल पे नहीं है। धरातल पे तो नफरत फैला दिया गया हिंदू मुस्लिम में। धरातल पे एकता नहीं रही। वो जो गंगा जमुनी की जो तहजीब थी वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। लेकिन आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी रोजगार को एकदम खत्म कर दी है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पहल थी जिसमें कि यूपीपी में 66,000 समथिंग युवाओं का सिलेक्शन हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ एक अच्छा कदम है। कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला, आप ये बताइए। जितने लोग चयनित हो गए हैं उनको तो रोजगार मिला ना। ये बताइए, जितने लोगों को चयनित होगा रोजगार, और जो व्यापारी वर्ग है, जो वैश्य समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आप बताइए, एक काम बता दीजिए कि व्यापारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया हो। मतलब आप बेसिकली भारतीय जीएसटी लाके कमर तोड़ दिया व्यापारियों का, नोटबंदी से व्यापार चौपट कर दिया, नोटबंदी से व्यापार चौपट कर दिया, तो और ऑनलाइन तो एकदम कमर तोड़ दिया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस समय दुकान का जो अगर रेंट पे है दुकान, तो रेंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। दुकान पे बिजली चलनी है, इतनी % गर्मी है, एसी भी लगा है, कूलर भी चल रहा है, तो बिजली का बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है कि करंट लग जा रहा है हम लोगों को। बिजली का जो बिल है इतना ज़्यादा आ रहा है, मैं आपको मैडम क्या बताऊँगा, पता करिएगा। आप तो धरातल पर रहती हैं, दुकान के साथ साथ जो घरेलू, जिनके घर में एक टीवी चलता है, एक कूलर चलता है, उनका बिजली का बिल महीने का 4,000 5,000 आ रहा है। मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, गरीब तो खत्म। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं हवाई जहाज में बैठाऊंगा। आप बता दी कितने लोगों को इन्होंने बैठाया है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो
पंडित वर्ग है, जो बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं, जो कि एक मंच से एक कथा का वाचन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कथा वाचन करते करते ऐसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि विदेश यात्रा करने लगते हैं, विदेशों में जा करके एक एक महीने तक ठहराव लेते हैं। नहीं, उसका कारण है ना, कथा तो फ्री में कर नहीं रहे हैं। आप बता दिए क्या धीरेन्द्र शास्त्री, मैं किसी का हालांकि नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी कथावाचक हैं बड़े बड़े, आप बता दी कौन ऐसा कथावाचक है अगर आप बुलाएंगी तो आपके यहाँ फ्री में आके कथा कर देगा। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था, हमारे महबूब नेता ने कहा भी था कि कोई भी कथावाचक होगा, हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके बोला था तो वो भैया अंदर टेबल से पैसा लेता, और ये सच्चाई है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से मिला भी हूँ बनारस में, उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम था, मैं भी बहुत बड़ा भक्त था, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी उनका भक्त था। उनके शासन में बालाजी से जुड़ा था, बागेश्वर बालाजी से जुड़ा था। लेकिन मैं उनके कार्यक्रम में गया, मैंने सोचा था मेरी भी पर्ची निकलेगी, मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत तरह तरह की परेशानियां हैं, शायद मेरा भी ये निष्कारण करेंगे धीरेन्द्र सर। मुझे पूरा उम्मीद था, मैं 2 दिन पहले से ये सपना देख रहा था कि मैं जाऊंगा। लेकिन बनारस के किसी एक लोगों को बता दीजिए मंच पे जो बुलाया गया हो, उनकी पर्ची निकाली गई हो, तो अब मैं क्या ही कहूँ। मैं इतना बस जानता हूँ, ये सब जितने भी हैं कथावाचक बिना पैसा के आपके यहाँ नहीं आएंगे और कथा नहीं करेंगे। और आज जो आपने कहा कि विदेश घूम रहे हैं, तो ले रहे हैं ना टेबल, तभी तो घूम रहे हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो पर्ची निकालने का इनका कार्यक्रम है, इसमें कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, कुछ ना कुछ। नहीं, देखिए ये सब एक कलाकार, एक जादूगर होता है ना, रुमाल से कबूतर निकाल देता है, छड़ी से ये कर देता है, फूल बना देता है, तो बस उसी तरह है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जनता समझदार है और सब जानती है। मैं तो यही कहूँगा बस साक्षात प्रभु के शरण में लोग जाएं, अगर जहाँ भी जाना है मंदिर में जाएं, वहीं से कुछ जो भी होना है, और फालतू के बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। एक बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, जनता उनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाई, सोची थी कि योगी जी हैं कुछ करेंगे हम लोगों के लिए, लेकिन आज जनता जान चुकी है कि ये योगी जी, तो योगी का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे का दुख हर ले। लेकिन आज ये इतना दुख दे दिए जनता को, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ बेरोजगार ना हो, जहाँ मतलब शिक्षा के अभाव में। अब देखिए स्कूल, इन्होंने 5000 जो स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें, इन्होंने कहा था जहाँ 50 लोग रहेंगे वो बंद हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, उन्होंने कर दिया। ठीक, तो आज मैं कहता हूँ कि आप शिक्षा का मंदिर बंद करके आप दारू की दुकानें खोल रहे हैं। हमको शिक्षा चाहिए, अगर शिक्षा इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं, अगर शिक्षा हम ग्रहण कर लेते हैं या बच्चे कर लेते हैं तो इनसे सवाल, सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं स्कूलों पे जो कुछ फालतू स्कूल खुले हुए हैं, जो एक ही जगह पे कई सारे स्कूल्स हैं, इससे सरकार का बहुत लॉस हो रहा है, बजट में गड़बड़ी हो रही है, इस वजह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लॉस हो रहा। तो ये 10 साल से हैं, 8 साल से हैं, तो ये बताइए इसके पहले भी तो स्कूलें थी, तब तो नुकसान लॉस नहीं हो रहा था, और बच्चे अच्छी शिक्षा उनको मिलती थी, अच्छी पढ़ाइयाँ मिलती थी, किताबें मुफ्त मिलती थी कि नहीं मिलती थी? आप बताइए, अखिलेश जी की सरकार में भाई आप देख लिए साइकिल लैपटॉप किसने दिया? और मुख्यमंत्री जी कह रहे शिक्षा नहीं होती है या नहीं मिलती है, अच्छी शिक्षा, बच्चे उतने नहीं है, 50 से कम है तो मर्ज कर दिया जाएगा। तो आप बच्चे को जब लाएंगे तब तो बच्चे रहेंगे स्कूल में, जब आप ताला ही लगा देंगे। अभी आपने वीडियो देखा होगा, सब बच्चे गए थे गेट पे, रो रहे थे कैसे बेचारे कि खोल दीजिए गेट, खोल दीजिए। तो शिक्षा जरूरी है, और जो रही शराब और दारू की दुकान, ये जरूरी नहीं है। आप बनारस में चले जाइए, काशी धाम है, और हर 10 कदम पे आपको शराब की ठेका मिलेगा। और अब तो इन्होंने नया, इस साल देख रहा हूँ मैं, जहाँ शराब रहेगा वहाँ बियर रहेगा, मतलब मॉडल साहब बना दिया। अरे कुछ स्कूल के लिए भी कर दिए होते, कुछ शिक्षा के लिए भी कर दिए होते, कुछ व्यापारियों के लिए भी आपने सोच लिया होता। मतलब आप मानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, ये मैं जो ही नहीं देश की जो आधारभूत जरूरतें हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती? बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है, और सिर्फ मैं ही नहीं मानता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। आपने लोकसभा का परिणाम देखा होगा ना, अयोध्या, बहुत इन्होंने ढिंडोरा पीटा था, अयोध्या में हमने मंदिर बनवाया, जो राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे, ये राम को लेके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं ना लेके आई है।
भाई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा कहा जाता है कि जो राम को लेके आए हैं, हम उनको लेके आए, मतलब उनको हम लेके आएंगे। तो क्या लगता है, क्या सच में राम को लेके प्रधानमंत्री नहीं राम को लेके आए हैं, या फिर ये एक कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? अच्छा ये बताइए, आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो राम को, भगवान को इंसान ला सकता है? अरे भगवान हम लोग को लेके आए हैं भाई। राम के बाद अगर हम किसी को मानते हैं, अपने मम्मी पापा को मानते हैं, वो भगवान है। मैं बनारस में रहता हूँ, मैं शंकर को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ, शिव की काशी अविनाशी में वहां रहता हूँ। मैं साक्षात मैं भोलेनाथ को न मानूंगा? मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, वो मुझे लाए हैं, मैं उनको नहीं लेता। लेकिन कहीं ना कहीं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी में हूँ। और काशी में अगर है जो रह गया, या जो आप लोग कभी घूमने भी जाइएगा, अगर आप वहाँ जाएंगे ना शिव की नगरी काशी में, आपको लगेगा कि आप अलग ही हैं दुनिया में। बहुत सुकून है, बहुत शांति है। तो भगवान को कोई नहीं, ये लोग तो जान ही रहे हैं। जुमला, अगर आप गूगल भी करेंगे सबसे जुमलेबाज पार्टी कौन है तो नाम आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेता कौन है वो अब आ जा रहा है, लेकिन गूगल कहीं ना कहीं ये लोग जो राम को लाए हैं उनको हम लाए, ये कहने के पीछे का जो वक्तव्य है, इसका ये रहता है कि भगवान पहले तंबू के नीचे थे, फिर उन्हें एक भव्य मंदिर के अंदर लाया गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी वजह से मानते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। राम का मंदिर पहले भी वहाँ था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लाइए क्यों कहेंगे। ये भी तो कह सकते हैं कि चलिए ठीक है भाई, हमने जो है सुप्रीम कोर्ट से लड़ के हमने मंदिर बनवा दिया, हमने भव्य मंदिर, ये थोड़ी ना कहेंगे कि मैं राम को लेकर। अब देखा आपने फोटो भी देखा होगा कि रामचंद्र जी का उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी, ये सब मतलब भारतीय जनता पार्टी को अब जनता समझ चुकी है। और आप भी जैसे धरातल के जो भाई पत्रकार, जो यूट्यूबर चैनल है, वो सच्चाई दिखाने लगे हैं, इनका पोल खुलने लगा है। अभी देखिए शायद बनारस आने वाले हैं कुछ दिन में नरेंद्र मोदी जी, बहुत लंबी लंबी सौगात देने वाले हैं। मैंने कहीं न्यूज में देखा था, और कुछ मिलता नहीं। उन्होंने कहा था हमने बनारस को क्यूटो बना दिया है। कभी आइए, क्यूटो नहीं टोटो का शहर बना दिया है। इतनी टोटो वहाँ चलती हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। अब तो टोटो जो गरीब तबके, भाई रोजगार नहीं रहेगा, मेरे पास व्यापार नहीं रहेगा, कुछ मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा, गलत काम तो करना नहीं है। तो वही जो बेरोजगार युवा थे वो टोटो चला रहे, ई रिक्शा जिसको बोलते हैं, देखिए चल रही है सामने, इसको दिखाइए आप अपने घर, ठीक है। ये देखिए, ये ना तो पूरा बनारस पटा पड़ा था। तो अब इन्होंने एक नया नियम लगा दिया है। नियम ये लगा दिया है कि नंबर दे दिया हर टोटो वाले को कि आप यहाँ से वहां तक नहीं जा सकते। अगर आपका 1 किलोमीटर का दायरा है तो आप 1 किलोमीटर के अंदर हो गए। अगर आप जहाँ क्रॉस किए, लक्ष्मण रेखा आप क्रॉस किए, तो आपको बस जुर्माना लगेगा। और चालान भी बहुत काट रहे हैं ये लोग। हाँ, कलर टेम्पलेट लगे हुए हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो करके। तो जैसे एरिया है ना कि प्रहलाद घाट है, नमो घाट है, तो ये चलेगा। तो कहाँ कमाए, कितने लोग को बंद कर दिए, कितने लोग टोटो खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पहले जब ऐसा कुछ नहीं था तो कहीं भी आदमी जाता था, कमा लेता था। तो मिला जुला के ये भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दी है, ना आगे देगी।